Question number 9. The balance sheet of Rajan Limited as on 31st March 20. Chapter Valuation of Shares. ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये इस एडिशन में से करवा रहा हूँ। ओल्ड एडिशन में शायद ये क्वेश्चन नंबर 26 है, फिर भी आप लोग फाइंड आउट कर लो। The balance sheet of Rajan Limited as on 31st March is as under. टोटल ऑफ बैलेंस शीट 22 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में फर्स्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच फुली पेड अप एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच 50 पेड अप, फुली पेड अप एंड पार्टली पेड अप शेयर्स हैं। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स, डिबेंचर्स एंड फ्यू लाइबिलिटीज। एसेट्स में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फ्यू करंट एसेट्स। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं हमें करना क्या है। कैलकुलेट द गुडविल एंड फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इंट्रिंसिक वैल्यू काउंट करनी है। नाउ जब इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ हो तो आपको इंट्रिंसिक मीन्स एक ही इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कैलकुलेट करेंगे, जो मार्केट वैल्यू है या फेयर वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं करनी है, बट गुडविल बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो 5 स्टेप्स हैं वो स्टेप्स करने पड़ेंगे और हमें गुडविल कैलकुलेट करना होगा। सो पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ऊपर आप हेडिंग दोगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 15 lakhs and the value of other assets is considered to be equal to their book values. Now land and building 15 lakhs, अदर वैल्यूज जो हैं एसेट्स के वो बुक वैल्यू पर लेते हैं। सो बाकी एसेट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो जब हमने गुडविल चैप्टर सीखा था तब मैंने क्लियरली आपको वहाँ पर नोट्स लिखवाए हैं कि जब भी हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर गुडविल नहीं लेना है, आपको कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेने हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं लेना है एंड आपके नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेने हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग? तो पहले ध्यान से समझ लो। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मीन्स बिजनेस से बाहर जाकर पैसा इन्वेस्ट किया है। सो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने का कुछ वर्डिंग्स हैं जो मैंने आपको गुडविल वाले चैप्टर में भी समझाई थी। आपको लिखा होगा कि इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड, या फिर लिखा होगा इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी रिजर्व, या फिर लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी। अगर ऐसा कोई वर्डिंग लिखा हुआ हो तो ये समझना बिजनेस के इन्वेस्टमेंट हैं, और ऐसी कोई वर्डिंग नहीं लिखी हुई हो तो आप समझना ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमने अपने बिजनेस से बाहर जाकर गवर्नमेंट को पैसा उधार दिया है, तो ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये वर्डिंग्स होना ज़रूरी है, और वो मैंने गुडविल चैप्टर में आपको अच्छे से क्लियर किए थे, लिखवाए हुए हैं आपको सारे नोट्स। सो अगर आप ये चैप्टर डायरेक्ट देख रहे हो तो मत देखना, पहले गुडविल पूरा कर लो। चलो सो इन्वेस्टमेंट्स पहले एसेट्स देख लेते हैं हम। तो एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, गुडविल लेना नहीं है। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो ये तो हो गई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल पर्पस नहीं लेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये भी नहीं लेते हैं। देन नेक्स्ट इज इन्वेंट्री और स्टॉक कहते हैं जिसे स्टॉक, 2,06,000। डेटर्स, $1 lakh। कैश एंड कैश इक्वलेंट, जिसे हम कैश बैलेंस कहते हैं, 50,000। बैंक बैलेंस
3 lakhs। सो ये हमारे एसेट्स हैं जो हमें गुडविल पर्पस के लिए लेने हैं। अब आप इनका टोटल करोगे 21,56,000। एसेट्स में से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। सो एसेट्स में से लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटीज देखते हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं, जनरल रिजर्व नहीं लेते हैं। सो लाइबिलिटीज में है क्या? 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स 1 लाख। क्रेडिटर्स 50,000। proposed dividend 45,000 and tax provision 3 lakhs। तो टोटल करो इस लाइबिलिटीज का। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ना, कुछ समझते हैं लाइबिलिटी हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है कि हमने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, सिर्फ बेचना बाकी है। सो लाइबिलिटी है हमारी, माइनस करेंगे। अब कुछ टीचर्स या प्रोफेसर आपको क्या करवाएंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ ये 3 लाइबिलिटीज ही माइनस करेंगे। फिर इसके बाद हमें नीचे और क्या माइनस करना होता है, तो और माइनस करना होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो वो क्या करते हैं, ये 45 यहाँ माइनस ना करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ माइनस करवाते हैं, तो भी चलेगा। ओवरऑल हमें माइनस करना है, एक ही बार करना है। या तो आप लाइबिलिटी में माइनस करो या तो आप प्रेफरेंस के साथ माइनस करो, दोनों में से जो भी मेथड करोगे चलेगा। सो नाउ लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स 50,000 नहीं है, 50,100 दिए हुए हैं। सो क्रेडिटर्स का वैल्यू 50,100 लिखेंगे। सो टोटल हो जाएगा 2,95,100, 4,95,000 सॉरी 4,95,100। सो माइनस करेंगे 4,95,100, 16,60,900। नाउ माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, 0 रख देंगे। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 lakhs, 11,60,900। सो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 11,60,900। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये कौन सी है, जब आप इसका आंसर चेक करोगे ना तो आप देखो इन्होंने ना लाइबिलिटीज में प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं लिया है, लाइबिलिटी में नहीं लिया है, लेकिन बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 5 लाख की जगह 5 लाख प्लस 45,000 दोनों को टोटल करके माइनस किया है। फाइनली हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड तो उतना ही आएगा, हम ऊपर माइनस करें या नीचे माइनस करें। एंड दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड को एक्चुअली में लाइबिलिटी माना जाता है। सो इट विल बी बेटर कि आप लाइबिलिटीज के साथ ही उसे माइनस कर दो। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट किया। नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है 11,60,900 इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 5।
एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 5, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी गिविंग 60% डिविडेंड इज 3 times ऑफ इट्स पेड अप वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे जैसा जो सेम बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनी है वो 60% डिविडेंड देती है, मीन्स 60% एक्सपेक्टेड है, बट वो 3 times है। तो हम क्या करेंगे, 60% को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20%। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20% है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे जैसा बिजनेस करने वाली एक कंपनी है जो 60% प्रॉफिट करती है, बट ये प्रॉफिट मार्केट वैल्यू का, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो 3 गुना है, मीन 3 गुना प्रॉफिट कर रही है। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20%, 2,32,180। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नाउ स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक होगा। इस समय वेटेड एवरेज दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 रीड कर रहा हूं सबसे पहले। एडिशनल इंफॉर्मेशन में द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय 1,20,000। अब इन्होंने बताया कि एवरी ईयर 1,20,000 का प्रॉफिट इंक्रीज्ड होता जा रहा है। लास्ट कितने ईयर्स का, 4 ईयर का। फिर पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है इनकम टैक्स असेसमेंट अप टू 18-19 इज कंप्लीटेड एंड देयर रिमेन्स नो लायबिलिटी फॉर दैट। द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इक्वल टू 50% ऑफ प्रॉफिट इज क्रिएटेड फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का जो टैक्स प्रोविजन है वो 50% कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर, then profit, then weight, then weighted profit. So लास्ट 4 ईयर का, हमें लास्ट 4 ईयर का देखना है कि लास्ट 4 ईयर का कैसा हुआ है प्रॉफिट इनका। So year first, second, third and fourth। अब यहाँ पर हम ईयर जो बुक में दिए हुए हैं वो भी लिख सकते हैं। करंट ईयर का ईयर 1920 लिख सकते हैं, बट होगा क्या कि मैं यहाँ ईयर में लिख दूंगा ना तो किसी के पास ओल्ड एडिशन होगा तो उसके ईयर अलग हो जाएंगे। सो मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। नाउ करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन देखो इनका कितना है। करंट ईयर इन्होंने कितना टैक्स प्रोविजन किया है, 3 लाख। अब 50% टैक्स पे करते हैं। अगर 3 लाख टैक्स प्रोविजन है तो प्रॉफिट 6 लाख होगा ना। मैं आपसे ऐसे सीधा क्वेश्चन करूं कि मेरा प्रॉफिट 6 लाख है और मुझे 50% टैक्स पे करना है, तो आप बोलोगे 6 लाख का 50% 3 लाख होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं कि मैं अपने प्रॉफिट का 50% टैक्स पे करता हूं और वो जो टैक्स पे किया है वो 3 लाख है। तो अगर 50% के अकॉर्डिंग 3 लाख टैक्स पे किया है तो 100% प्रॉफिट कितना होगा, 6 लाख। और ये जो प्रॉफिट है एवरी ईयर 1,20,000 इंक्रीज होता गया है। सो ये करंट ईयर है। सो करंट ईयर में 6 लाख है तो लास्ट ईयर में 1,20,000 माइनस कर देंगे तो 480 होगा ना। फिर उसके लास्ट ईयर में 120 और माइनस करेंगे तो 360 हो जाएगा। फिर उससे पहले वाले साल में और 120 माइनस करेंगे तो 2,40,000। अब इनके वेट्स क्या हैं, तो वेट्स हैं 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 240 इंटू 1 2,40,000, 360 इंटू 2 7,20,000, 480 इंटू 3 14,40,000 and 6 lakh into 4 24 lakhs। 48 lakhs रुपीज। ना 48 lakhs है तो अब यहाँ पर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट
48 लैक्स को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो ये आ जाएगा 4,80,000। सो नाउ पहले आप इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। सो फिर मैं आगे आपको सम कंटिन्यू करवाऊँ, क्योंकि अभी तक हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 किया है, अभी स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 करना है, एंड देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करना है। चलो सो आगे करते हैं कंटिन्यू। ये था स्टेप नंबर 1 एंड 2 हमने किया। नाउ स्टेप नंबर 3 करेंगे। अब स्टेप नंबर 3 कंटिन्यू है। हमें क्या करना है, पहले हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सो टोटल वेटेड प्रॉफिट विच इज 48 lakhs रुपीज डिवाइड बाय टोटल वेट, तो ये आंसर आ जाएगा 4,80,000। माइनस करते हैं टैक्स 50%। गुडविल में ये सारे स्टेप्स आप अच्छे से सीख कर आए हो, वही स्टेप्स मैं कॉपी कर रहा हूँ। सो 50%, तो ये आंसर आ जाएगा 2,40,000। 480 में से 240 माइनस करेंगे सो 2,40,000। माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब ऊपर देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 1 लाख, और परसेंटेज क्या है 10%। सो 10% इंटरेस्ट होगा 10,000, इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस करेंगे टैक्स 50% 5,000, और बाकी का 5,000 हम आउटर कॉलम में ले जाकर माइनस करते हैं, तो ये आंसर आएगा 2,35,000। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस करेंगे, बट वो माइनस करने से पहले उसका इंटरनल टैक्स माइनस करना होगा। सो ये स्टेप नंबर 3 ही कंटिन्यू चल रहा है यहाँ तक। ना इतना करने के बाद लास्ट में हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ये सारे गुडविल के स्टेप्स हैं। सो माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। सो ऊपर देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 5 lakhs, तो 5 lakhs का 9% करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000। सो 2,35,000 माइनस 45,000 1,90,000, ये हो जाएगा इनका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 हो गया। नाउ स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,90,000 माइनस एक्सपेक्टेशन। सो स्टेप नंबर 2 में देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 2,32,180। ओके, सो माइनस 42,180, सुपर प्रॉफिट माइनस में आ गया। तो नाउ स्टेप नंबर 5 जो गुडविल हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो होगा 0। 0 इसलिए होगा, गुडविल का रूल है अगर बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा है तो गुडविल होती है, अगर बिजनेस चल ही नहीं रहा, लॉस कर रहा है, तो उसका कोई गुडविल होता नहीं है। सो जब भी सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आए आपको गुडविल का वैल्यू 0 कर देना है, गुडविल निल हो जाएगी, गुडविल 0 हो जाएगा। सो यहाँ तक हमने सम किया और यहाँ पर गुडविल का वैल्यू 0 आया है। सो ये था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ नेक्स्ट हमें स्टेप स्टार्ट करने हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। सो अब हम सम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर।
अभी तक हमने जितने भी सम्स किए हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर के, इवन उसमें कभी भी सुपर प्रॉफिट नेगेटिव नहीं आया है। ये ऐसा फर्स्ट सम है जिसमें सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आया है। अब हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सो नाउ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हम लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये वो कैपिटल एम्प्लॉयड है जो हमने गुडविल कैलकुलेट करते वक्त कैलकुलेट किया था। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जब हमने गुडविल कैलकुलेट किया था तब है 11,60,900। तो यहाँ पर लिखेंगे 11,60,900 प्लस यहाँ पर करते हैं जो भी हमने गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट किया, बट सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, गुडविल की वैल्यू 0 हो गई। प्लस करेंगे यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। सो ऊपर देखो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी हुई थी। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है 1 लाख रुपीज़ एंड प्लस करेंगे कॉल्स। अब कॉल्स कितने कॉल बाकी हैं? सो पहले वाले शेयर्स तो फुल्ली पेड अप है। सपोज करो मैं उन्हें ए शेयर बोल देता हूँ, ए, ठीक है। तो ये है 7 लाख डिवाइड बाय 100, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे? 7000 शेयर्स। एंड बी शेयर्स हैं, तो बी शेयर्स कितने हैं? तो वो है 100 के, बट उनका पेडअप वैल्यू 50 है और कैपिटल है 1,50,000। सो 1,50,000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 3000 शेयर्स। अब कॉल्स कितने होंगे? तो 3000 शेयर्स पर 50 रुपीज़ आए हैं तो 50 बाकी हैं, तो 1,50,000 रुपीज़ ये हो जाएगा कॉल्स। सो 1,50,000 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 14,10,900। अब क्वेश्चन में हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कहा है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो नेट एसेट्स मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अभी बहुत सारे सम्स हो गए, आपने फॉर्मूला की है। तो नेट एसेट्स डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 14,10,900। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, फॉर्मूला लिखनी है। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 7,000 प्लस 3,000, so 10,000 shares. So 14,10,900 divided by 10,000 shares. So rupees 141.09 पर शेयर। ये पर शेयर वैल्यू हो जाएगी 141.09। अब यहाँ पर है ना 2 टाइप के शेयर्स हैं। 2 टाइप के कौन से? ए शेयर्स एंड बी शेयर। आप इसे फुल्ली पेडअप कह सकते हो और इसे पार्टली पेडअप कह सकते हो। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये तो दोनों की आई है, बट कुछ शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा दिया है और कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनका पैसा बाकी है, तो हम दोनों को एक जैसा वैल्यू तो नहीं दे सकते। सो करेंगे क्या कि फुल्ली पेडअप शेयर्स यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर फुल्ली पेडअप शेयर जो वैल्यू होगी वो ये जो वैल्यू है रुपीज़ 141.09 यही होगी 141.09 फुल्ली पेडअप शेयर्स के लिए। बट फॉर पार्टली पेडअप शेयर्स फॉर पार्टली पेडअप शेयर्स, अब पार्टली पेडअप शेयर्स का देखो अमाउंट पे करना कितना बाकी है, तो 50 रुपीज़। सो हम क्या करेंगे, रुपीज़ 141.09 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 91.09। तो ये जो है फुल्ली पेडअप शेयर की वैल्यू है, ये पार्टली पेडअप शेयर की वैल्यू है। अब एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हमें कॉल्स ऐड करना ज़रूरी है। आप यही प्रैक्टिस रखना ऑलवेज, पहले कॉल्स ऐड कर दो और फिर माइनस कर दो। कई बार ऐसा होता है कि सिंगल शेयर होता है,
सिंगल मीन्स यहाँ पर 2 शेयर्स थे ना, ए और बी, एक ही शेयर होगा पार्टली पेड अप। फिर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस या टीचर्स ऐसे करते हैं कि कॉल्स ऐड नहीं करते हैं। अगर आपने यहाँ ऐड नहीं किया तो यहाँ माइनस भी नहीं करोगे, बट वो सिस्टम तभी एप्लीकेबल होगा जब सिंगल शेयर होगा। 2 शेयर होंगे तो वो पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगी। और यही आपको होमवर्क में मैं एक सम दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन 18, ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन दोनों में सेम है। इसमें ये पॉइंट क्लियर किया गया है, सिंगल शेयर है, जब इन्होंने नेट एसेट्स कैलकुलेट किए हैं, कॉल्स ऐड नहीं किए हैं, बट इन्होंने यहाँ कॉल ऐड नहीं किया है तो लास्ट में माइनस भी नहीं किया है। हमने कॉल ऐड किया और लास्ट में माइनस कर दिया। आपको हमेशा एक ही प्रैक्टिस रखनी है, हम कॉल ऐड करेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे। ऐसे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा कि सिंगल शेयर है ना, चलो कॉल ऐड नहीं करते हैं तो माइनस भी नहीं करेंगे, लेकिन डबल शेयर होंगे, 2 शेयर होंगे, पार्टली पेड फुल्ली पेड, तो आपको कंपल्सरी ये स्टेप करना ही है। तो आप एक ही प्रैक्टिस रखो हमेशा, कॉल्स ऐड करेंगे और बाद में माइनस कर देंगे। सो इलस्ट्रेशन 18 में भी आप ऐसा ही करना। इन्होंने यहाँ कॉल ऐड नहीं किया है फिर भी आंसर आया है, आप कॉल ऐड करोगे लास्ट में माइनस कर दोगे, आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैं यहाँ ही कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर पूरा होने को आया है, शायद इसके बाद 1 या 2 लेक्चर्स और बनेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।